बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन की जानिब से आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मज़हर इकबाल मज़हर है और प्रेस फॉर पीस फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है। हमारी आज की इस नशिस्त का मकसद आलमी यौम माहौलियात के हवाले से कुछ मालूमात और मवाद आपके सामने रखना है। इस नशिस्त का फ़ॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम कुछ स्लाइड्स और मल्टीमीडिया की मदद से माहौलियात की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर आलमी जायज़ों और एदाद-ओ-शुमार की मदद से सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन में से अगर कोई इस मौज़ू पर बात करना चाहे, तो उसे भी पूरा-पूरा मौका दिया जाएगा। इस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमें अ, तवक्को है कि हमारे कुछ माहिरीन भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। उनके हवाले से मैं उसी वक़्त अनाउंस करूँगा जब वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएँगे। तो आप लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को इस वक़्त देख रहे हैं अ, गुज़ारिश ये है कि अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहें, तो वीडियो कॉल के ज़रिए या टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम बहुत तवील नहीं है। ये 15 से 20 मिनट में हम जो कंटेंट हमने आपके सामने रखना है, वो पेश कर देंगे। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि कितने लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं गुफ्तगू में, उस पे मुनहसर करेगा। हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम को अगर माहौलियाती मसाइल से आगाही रखने वाले माहिरीन या असातिज़ा और प्रोफ़ेशनल्स में से कोई देख रहा है, तो वो भी उनसे भी राय ले ली जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ज़मीन पर हमारा वजूद कुदरत के कवानीन से मुंसलिक ही नहीं, इन पर मुनहसर भी है। मसलन अगर हम चाहें भी तो पानी और हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। गोया इंसानी ज़िंदगी का कवानीन फ़ितरत के तवाज़ुन पर बड़ी हद तक इन्हिसार है और इस तवाज़ुन में बिगाड़ की इरादी या गैर इरादी कोशिशों से इंसानी ज़िंदगी में परेशानियाँ लाहक हो सकती हैं और दुनिया के अक्सर ममालिक को ये परेशानियाँ अब लाहक हो चुकी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जदीद दौर में माहौलियात की आलूदगी में तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है और उस इज़ाफ़े की वजह से कुराए अर्ज़ पर बसने वाले इंसानों, जानवरों, चरिंद-परिंद सबके लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि ज़मीन पर बसने वाले करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ भी पहले से कई ज़्यादा मुश्किलात, मसाइल और बीमारियों का शिकार हो रही हैं। इसके अलावा बहुत से नायाब परिंदे और जानवर भी मादूम हो रहे हैं। हम हर साल पूरी दुनिया में 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाते हैं और इसके मनाने का मकसद माहौलियात को दरपेश इन्हीं मसाइल के हवाले से बेदारी पैदा करना है और हमारी आज की ये लाइव ट्रांसमिशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ। इस प्रोग्राम का जो दौरानिया है, मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, 15 से 20 मिनट का है। इसमें हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। मौजूदा दौर में माहौलियात की सूरत-ए-हाल क्या है? बड़े मसाइल क्या हैं और उनकी क्या वजूहात हैं? मसलन ये कि फ़ासिल ईंधन, जिसे फ़ॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, वो कैसे बनता है? ख़ास तौर पर ग्लेशियर्स की सूरत-ए-हाल क्या है? और एक दिलचस्प पहलू, एक दिलचस्प मौज़ू जो है वो भी हम गुफ्तगू में लाएँगे, वो ये कि दौलतमंद अफ़राद जो हैं, ख़ास तौर पर जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, वो माहौल को कैसे आलूदा कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक हमारी एक फाइंडिंग्स हैं, उसकी तरफ लेके चलता हूँ, अ, जिसमें आप ये देखेंगे कि ग्लेशियर्स के हवाले से दुनिया की सूरत-ए-हाल क्या है। माहौल में तबाहकुन तब्दीलियों का सुराग तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स को करीब से देखने के बाद मिलता है।
ड्रोन टेक्नोलॉजी, वीडियो स्ट्रीमिंग और नित नई इजादात के इस दौर में ग्लेशियर्स की साख्त की स्टडी अब सिर्फ साइंसदानों तक महदूद नहीं रही, बल्कि दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया ऐसी तस्वीरी और सौती शहादतों से भरा पड़ा है जो हर गुजरते लम्हे इन ग्लेशियर्स की अंदरूनी और बैरूनी साख्त, जिसामत और इनके तेजी से सफाई हस्ती से मिटने के अमल को रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा है। द ईयर्स प्रोजेक्ट नामी इदारे की इस वीडियो रिपोर्ट से ग्लेशियर्स की तबाहकुन सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिघलते ग्लेशियर्स अब मुस्तकबिल का मसला नहीं रहे, बल्कि इन्होंने दुनिया भर में मिसाइल अभी से खड़े करना शुरू कर दिए हैं। दुनिया में तकरीबन 2 लाख ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ज़मीन पर मौजूद कई खित्तों और आबादियों में इंसानों की जिंदगियों का दारोमदार इन ग्लेशियर्स के कवानीन कुदरत के ताबे रहने पर ही है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के रोनज़ोरी पहाड़ी सिलसिले पर मौजूद ये ग्लेशियर्स सदियों से अफ्रीकी आबादियों को मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाते चले आए हैं। इसकी वजह यह है कि ये ग्लेशियर्स ऐसी माइक्रो लेवल की माहौलियाती तब्दीलियां लाते हैं कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश ही नहीं हो पाती, और ग्लेशियर्स की इसी अदा पर मर मिटने वाले मुकामी बाशिंदे इन्हें किसी देवता से कमतर नहीं समझते। कभी यही ग्लेशियर्स इतने तवील और जिंदगी से भरपूर होते थे कि दरियाए नील के डेल्टा को ये अपने पानियों से सैराब करते थे, मगर अब ये तेजी से सिकुड़ रहे हैं और ये खित्ता मलेरिया जैसी वबाओं से लड़ने पर मजबूर है। पिछली 1 सदी में ये ग्लेशियर्स तकरीबन 85% तक सिकुड़ चुके हैं और 2030 तक ये मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट चुके होंगे। ग्लेशियर्स की संगीनी का मामला गरीब मुल्कों तक ही महदूद नहीं है। स्विट्जरलैंड के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स का सारा दारोमदार ग्लेशियर से मिलने वाले पानियों पर है। ये प्लांट मुल्क की निसफ बिजली पैदा करते हैं। चूंकि ये ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जरूरत से कई ज्यादा बिजली बनाने पर मजबूर है। बज़ाहिर तो ये बड़ी खुशी की बात है, मगर इसका क्या करें कि ग्लेशियर्स पिघलने का ये अमल इसी रफ्तार से जारी रहा तो 2090 में ये भी अफ्रीका के ग्लेशियर्स की तरह मिट चुके होंगे, और इस अमीर तरीन मुल्क को ये फिक्र खाई जा रही है कि तब इसकी बिजली कहाँ से आएगी। दूसरी तरफ जनूबी अमेरिका के एंडीज पहाड़ी सिलसिले में जहाँ कभी खुश्क साली से मुतासरा पूरी आबादियां पानी की तलाश में मारी मारी फिरती थीं, वहां अब तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स इंसानों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। नई नई झीलें बन रही हैं। आए रोज मूज और सैलाब और लैंडस्लाइड्स किसी दरिंदे की मानद इन हस्ती बस्ती आबादियों को तहबाला कर देते हैं। हो सकता है आपको ये लगता हो कि सब मनाजर आपकी नजरों से दूर कहीं दुनिया के दूसरे किनारे पर रोनमा हो रहे हैं, मगर रुकिए, आपका अपना खित्ता जो जनूबी एशिया कहलाता है, इसमें भी तो लातादाद ग्लेशियर्स जवाल की नई नई कहानियां रकम कर रहे हैं। कोई हिमालय आपसे ज्यादा दूर नहीं है। जनूबी और सेंट्रल एशियाई ममालिक के 10 बड़े दरियाओं का पानी हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से मिलता है। इन दरियाओं का पानी तकरीबन 2 बिलियन अफराद को फायदा पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक हिमालयाई ग्लेशियर्स का तकरीबन 1/3 हिस्सा कुदरती अवामिल की वजह से इस सदी के इख्तिताम तक खत्म हो चुका होगा, और अगर जहरीले मादों का अखराज मौजूदा रफ्तार से जारी रहा तो इतना ही हिस्सा मजीद जाया होने का खदशा है। ग्लेशियर्स के पिघलने की गैर मामूली रफ्तार की वजह से पूरे एशियाई खित्ते में दरियाओं में आने वाली तुगयानियों की वजह से फसलों और आबादियों को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ग्लेशियर्स की तबाहकारियां इन ममालिक में ज्यादा तबाही लाती हैं जहां आबादी का तनासब बहुत ज्यादा है। गुर्बत की चक्की में पिसने वाले करोड़ों इंसानों के पास कुदरती आफात से निमटने की न तैयारी होती है न वसाइल, और हुकूमतें वसाइल का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारियों से पहलू बचा लेती हैं। कितने दुख की बात होगी कि इस सदी के इख्तिताम पर दुनिया के निसफ ग्लेशियर्स अपना वजूद खो बैठे होंगे, और इस तबाही के असरात से निमटने के लिए दुनिया के पास वसाइल भी नहीं होंगे। मुस्तकबिल करीब में हमारे पास पानी जरूरत से कहीं ज्यादा होगा, मगर मनसूबा बंदी के फुकदान की वजह से इसको हम जाया कर देंगे, और जब हमें इसकी अशद जरूरत होगी तो हमारे पास ये पानी बहुत कलील मिकदार में होगा।
जी, तो पानी बहुत कलील मिकदार में होगा। ये थी ग्लेशियर्स की सूरत-ए-हाल के बारे में हमारी रिपोर्ट। अभी देखते हैं कि ग्लेशियर्स के अलावा और कौन-से मसाइल हैं जो माहौलियात को दरपेश हैं। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में माहौलियात के बड़े मसाइल का ताल्लुक इंसानी सरगर्मियों से है। इन्हीं सरगर्मियों की वजह से आप देखते हैं कि आबो-हवा और माहौलियात में तबाहकुन तब्दीलियाँ वाक़ हो रही हैं, जिसे आम लफ्ज़ों में क्लाइमेट चेंज का नाम भी देते हैं। दरहकीकत दुनिया में शायद ही कोई मुल्क या खित्ता होगा जो इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से मसाइल का सामना न कर रहा हो या इन तब्दीलियों के पीछे कारफरमा जो सरगर्मियां हैं उनसे बचा हुआ। आप दूर क्यों जाते हैं, अपने खित्ते को देख लें। हम लोग आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं। जिस जगह आप रहते हैं, क्या वहाँ की आबो हवा और मौसमियाती तब्दीलियां आपके बचपन में ऐसी ही होती थी जैसी आप आजकल देख रहे हैं? आपके घर में अ, चूल्हा जलता है, सुई गैस की लाइनों से चलता होगा, या गैस एलएनजी की आती होगी। ये गैस बहरहाल ज़मीन के अंदर से कहीं से तो निकाली गई होगी, जिसे फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। हो सकता है आप अपनी ही ज़मीन पर हासिलशुदा लकड़ी से आग जलाते हों या लकड़ी के टाल से खरीद कर लकड़ी जलाते हों। बहरहाल लकड़ी तो किसी दरख्त को गिराकर ही हासिल हुई है। और सच बताइए कि आपसे आपने आज तक जितना ईंधन चूल्हे की नज़र किया है, क्या उतने ही दरख्त आपने लगाए हैं? ये सवाल हम में से हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। इसी तरह आप गाड़ी का इस्तेमाल तो करते हैं। कभी आपने सोचा कि पेट्रोल या डीज़ल कहाँ से आता है? और फिर जला हुआ पेट्रोल या डीज़ल किस तरह हवा में तहलील होकर कहाँ जाता है? ये जो जला हुआ हवा में तहलील हो जाने वाला फ्यूल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ये वापस आपके फेफड़ों को मुंतकिल हो रहा हो? बाहर कहीं तो ये जाता है, और अगर वहाँ पहुँचकर इसमें कोई तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो क्या तब्दीलियाँ? ये एक सवाल है जो हम सब खुद से करना चाहिए हमको। और फिर एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के, भारत के और उन मुल्कों के जहाँ आबादी ज़्यादा है, वहाँ गाँव के गाँव शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। छोटे शहर बड़े शहरों में और बड़े शहर कॉस्मोपॉलिटन मराकज़ में चेंज हो रहे हैं। उनमें बढ़ती हुई आबादी कितनी तेज़ी से ज़मीन पर मौजूद जो जंगलात हैं, जो रकबा है, वो नबातात हैं, उसका सफाया कर रही है। अगर ये हम सोचें कि इसी रफ्तार से होता रहा, तो आपके जो इर्द-गिर्द दरख्त हैं, ग्रीन एरियाज़ हैं, वो तो बच नहीं पाएँगे। तो क्लाइमेट चेंज का एक सादा-सा मतलब तो ये है कि आपके इर्द-गिर्द का दर्जा हरारत इन्हीं सरगर्मियों की वजह से हर साल बढ़ता जा रहा है। और माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 100 साल में ये दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे ज़मीन का, पूरे कुराए अर्ज़ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऊपर जा चुका है। तो कहीं न कहीं तो कार्रवाई हो रही है, कुछ न कुछ तो सरगर्मी हो रही है। मगर कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इन तब्दीलियों के इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? हमारे इर्द-गिर्द का माहौल तो खराब हो रहा है। हमारी अपनी सेहत बीमारियों की नज़र हो रही है। इसके अलावा क्या आपने सोचा कि इंसानों के साथ-साथ जो दूसरी मखलूक इस कुराए अर्ज़ पर मौजूद हैं, उनको इन तब्दीलियों के नताइज किस सूरत में भुगतना पड़ रहे हैं? इनकी वजूहात क्या हैं? और इनका तदारक कैसे मुमकिन है? ये चंद सवालात हैं जो हम खुद से करना चाहिए। मगर इस वक़्त मैं आपको एक और रिपोर्ट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। ये रिपोर्ट है बड़ी दिलचस्प कि हम लोग जो समझते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द जो माहौल है, वो शायद इतना ख़राब नहीं है। लेकिन जब हम इसको गहराई से देखते हैं, तो हमें नज़र आता है कि इसमें ख़राबियाँ मौजूद हैं। लेकिन हमारा कुछ चीज़ों की तरफ तो हमारी तवज्जो जाती है, मगर कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो जाती नहीं। मसलन हाल ही में जो माहिरीन हैं, माहौल माहौल के ऊपर काम करने वाले हैं, वो किस तरह की
सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से माहौलियात पर काम करने वाले आलमी इदारे और तंजीमें अब इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि आम लोगों की निस्बत इंतहाई अमीर और दौलतमंद अफराद माहौल को आलूदा करने में सबसे आगे हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि ज़मीन के माहौल पर असरअंदाज होने वाले ऐसे अफराद दुनिया की आबादी का कितने फीसद हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी का अगरचे सिर्फ 1% तबका माहौल पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है, मगर इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का ये किरदार बकिया 99% आबादी पर भारी है। ऑक्सफैम की इसी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अफराद की कुल तादाद तकरीबन 60 मिलियन है। ये किसी एक अमीर मुल्क या खित्ते में नहीं रहते, बल्कि दुनिया के कई अमीर और गरीब मुल्कों में मौजूद हैं। वैसे तो ये किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, मगर हालिया बरसों में अमेरिका, चीन और हैरत अंगेज तौर पर इंडिया में ऐसे अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है। ये लोग माहौल के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं कि दुनिया इनकी तरफ मुतवज्जो हो रही है। ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इंसान के रहन सहन, पहनने, ओढ़ने और मशागल से लेकर खुराक तक का ताल्लुक इसके माली हालात से होता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जूं-जूं लोग अमीर होते जाते हैं, उनकी खुराक में भी जिद्दत आने लगती है। इनकी गोश्त की मिकदार बढ़ जाती है और वो ज्यादा खुराक खाने लगते हैं। ये रिपोर्ट आगे चलकर एक दिलचस्प पहलू की तरफ इशारा भी करती है कि अगर हम में से हर कोई एक ऑस्ट्रेलवी या बरतानवी शहरी जैसी खुराक खाने लगे तो हमें एक और जमीन की जरूरत होगी। अमरीकी इदारों के अदाद व शुमार के मुताबिक एक औसत अमरीकी शहरी ने 2019 में तकरीबन 53 पाउंड वजन तक का बीफ खाया, जो कि सबसे ज्यादा फासद मवाद खार्ज करने वाली खुराक का है। ऐसे अफराद के मशागल क्या हैं? समुद्रों के सीने पर मूंग दलने वाले छोटे जहाज, जिन्हें सुपर यार्ड का नाम दिया जाता है, ऐसे नौ दौलतियों के पसंदीदा मशागल हैं। हवा को आलूदा करने वाली मशीनों में सरे फहरिस्त ये लग्जरी याट फरोख्त के गुज़श्ता कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। गुज़श्ता साल इसकी फरोख्त में 77% इजाफा देखने को मिला। मजीद सुनिए, अमेज़न के बानी जेफ बेजोस के मशहूर ज़माना खलाई सफ़र को तो आपने सुना होगा, मगर सिर्फ 11 मिनट के इस खलाई सफ़र पर कार्बन के इखराज वाला जितना ईंधन इस्तेमाल हुआ, उतना दुनिया के गरीब तरीन 1 बिलियन अफराद मजमूई तौर पर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खर्च कर पाते। 2019 में फ्रांस से उड़ने वाली कुल फ्लाइट्स का 10% प्राइवेट तैयारों पर मुश्तमिल था। सिर्फ 4 घंटों की फ्लाइट में इन तैयारों ने इतना ईंधन फूंका जितना एक औसत यूरोपीय शहरी पूरे साल में भी नहीं फूंक सकता। बोइंग कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी के अगर 5 हिस्से कर दिए जाएं, तो उनमें से 4 हिस्सों पर मुश्तमिल आबादी ने पूरी जिंदगी कभी जहाज पर सफर किया ही नहीं। अब बताइए कौन ज्यादा ईंधन इस्तेमाल कर रहा है और कौन ज्यादा खा रहा है, और वो भी ऐसी खुराक जिसका खमियाजा किसी और को भुगतना पड़ रहा है। भले कार किसको अच्छी नहीं लगती, मगर सवाल यह है कि कितने लोग इसको अफोर्ड करते हैं। अगर आपने जमीन के माहौल को सबसे ज्यादा तेजी से आलूदा करना है तो इस आसान तरीका यह है कि एक कार खरीद लीजिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर के बाद कारें ही सबसे ज्यादा दुनिया में कार्बन जैसी जहरीली गैसों का अखराज करती है। अमेरिका में हर 100 में से 84 अफराद के पास एक कार है। अब इनका मुवाजना किसी गरीब मुल्क के साथ कीजिए
مثلاً برازیل کے شہر ساؤ پالو کے انتہائی غریب افراد جو آبادی کا 10% ہیں، ان کے 3/4 مرد سائیکل پر سواری کرتے ہیں جو کسی بھی قسم کی اچھی یا بری گیس خارج کرتی ہی نہیں۔ اس سارے قصے میں ہم یہ بتانا ہی بھول گئے کہ ابھی تک دنیا کاربن جیسے فاسد مادوں کے اخراج کو روکنے کے لیے چھوٹی بڑی معیشتوں کے اعداد و شمار لے کر بیٹھی ہوئی تھی، مثلاً کس ملک میں کتنی آمدن ہے اور اس آمدن کا کتنا حصہ کاربن خارج کرنے پر خرچ ہو رہا ہے، مگر اس طرف توجہ پہلے نہیں گئی کہ ان ملکوں میں کون اس کام میں کتنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ دولت مند افراد کا یہ ہائی کاربن لائف سٹائل کیسے کیسے گل کھلا رہا ہے۔ لہٰذا بات اب اس پر نہیں ہونی چاہیے کہ کس ملک پر کاربن کم کرنے کی ذمہ داری زیادہ ہے، بلکہ اس پر ہونی چاہیے کہ کہاں اور کون لوگ کاربن کے اخراج میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر افراد ماحولیات کے حوالے سے خود کو بے ضرر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں نہ تو وہ ماحول کو خراب کرنے والے ہیں، نہ ہی اسے ٹھیک کرنے کی کسی کوشش کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ سب حکومتوں اور اداروں کا درد سر ہے۔ مگر سوچئے، کیا دنیا کے تمام بڑے بڑے مسائل حکومتوں کا مسئلہ بننے سے پہلے آپ جیسے عام لوگوں کا مسئلہ نہیں تھے؟ یہ عام لوگ ہی تو ہوتے ہیں جو اداروں اور حکومتوں کو راہ راست پر رکھتے ہیں۔ جو حکومتوں اور اداروں کو راہ راست پر رکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی اگلے سیگمنٹ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ فاسل ایندھن کیا ہے، اور یہ فاسل فیول جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایسا زیر زمین مواد ہے جو کاربن پر مشتمل اجزاء کی ساخت میں تبدیلی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ مثلاً درخت اگر کئی سالوں تک، سال تک زیر زمین دفن رہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کوئلے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، مگر یہ وقت اتنا جلدی نہیں آتا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تجربہ کرنے بیٹھ جائیں کہ چلے میری زندگی میں ہو سکتا ہے مجھے کوئلہ اپنے زمین سے ہی مل جائے۔ دراصل اس سارے عمل کے پیچھے صدیوں کا ایک عرصہ ہوتا ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ کئی ہزار صدیاں لگ سکتی ہیں۔ تو فاسل فیول کی جو بنیادی صورتیں ہیں ان سب سے ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں واقف ہیں۔ کوئلہ ہے، آئل ہے، گیس ہے، یہ 3 بڑی اقسام ہیں فاسل فیول کی جو زیر زمین دفن ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ یہ قابل تجدید مواد نہیں ہے، اسے بہرحال ایک دن ختم ہونا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں جو توانائی کی اس وقت کی ضرورتیں ہیں اس کا 80% فاسل ایندھن پر ہی مشتمل ہے، یعنی فاسل فیولز، آئل، گیس، پیٹرول، جبکہ پورے عرض پر منتقل ہونے والی جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا اس جیسی زہریلی گیسیں ہیں ان کا 90% اسی فاسل فیول سے حاصل ہوتا ہے۔ تو زہر اگلنے کے اس عمل میں سب سے زیادہ حصہ کوئلے سے چلنے والے پلانٹس اور مشینری کا ہے۔ 2018 میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انٹونیو گیتریس نے کہا تھا کہ دنیا میں ابھی تک کم کاربن والی معیشت کی طرف منتقلی کے کہیں بھی قریب نہیں پہنچی ہے، وہاں نہیں پہنچ سکی جہاں ہونے چاہیے تھا۔ تو دنیا میں جب بھی جہاں بھی ان تینوں صورتوں میں یعنی آئل، گیس، کوئلے کی شکل میں ایندھن حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کر کے کاربن کی صورت میں خارج کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے ایندھن جو ہیں وہ ماحول کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج، گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینجز۔ انسانی سرگرمیوں کے باعث جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کو یہ
موسمیاتی تبدیلیوں پر نظر رکھنے والا ادارہ ہے جو ان پر نظر رکھتا ہے، اور اسی ادارے کے تحت 2015 میں پیرس میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو مختلف گورنمنٹس نے اس کے اوپر سائن کیا تھا۔ تو اس میں یہ انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ دنیا سے زہریلے مواد کو خارج کرنے کی جو سطح ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کچھ ٹارگٹس رکھے تھے۔ اب یہ ٹارگٹس اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ ہمارے آج کے اس پروگرام میں یہ شامل نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہم کچھ رائے ماہرین کی رائے بھی لے لیں۔